कावड़ उठाने मत जाना और शिक्षा का दीप जलाना, हाँ, हाँ। उस पर मैं इसके बाद बताऊँगा कि घटना का लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति की आई हुई है, इसमें मान लीजिए कि जैसे ये दिल्ली है, मतलब द्वारका सेक्टर है, यहाँ एक विद्यालय को कर दिया जाएगा और आस-पास के जो 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में स्कूल्स हैं, हुँ, जहाँ जहाँ बच्चे आसानी से पहुँच जाते थे, गरीबों के बच्चे, जहाँ हुँ, रोड नहीं है, मात्र स्कूल हुआ करती थी, हुँ, पानी पिंगल की सुविधाएँ थोड़ी-थोड़ी थी, उन सारी स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा और एक सीएम राइज़ स्कूल बनाया जाएगा या पीएम राइज़ स्कूल बनाया जाएगा और बाकी टीचर्स की क्या गारंटी है वो रहेंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा और उसमें ये कहा गया है कि ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के सराउंडिंग में बस जाएगी और उन बच्चों को कलेक्ट करेगी, लेगी, बस से छोड़ेगी, ठीक है? तो क्या ये संभव है? मॉडल के तौर पर अभी 100 स्कूल खत्म करके एक स्कूल बना रहे हैं, जिसका आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विरोध भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से तो ये जो घटना थी, अभी आपने जो बताया कावड़ और वो हुँ, शिक्षा का दीप जलाना, हुँ, इसका सीधा-सा हुँ, असर है जिस हुँ, व्यक्ति पर एफआईआर हुआ, हुँ, भैया तुमने हिम्मत कैसे कर दिया शिक्षा हुँ, की जगाने की बात कैसे कर दिया? हुँ। तुमको तो दीनहीन, दुखी ही रहना है। जय भीम, मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूँ, ये द्वारका सेक्टर 14 है। समाज में और देश में आज बाबा साहब को कुछ लोग जो बाबा साहब को पूरा विश्व उनको महान और उनको अ, विश्व रत्न के रूप में जानते हैं। लेकिन कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब को लोग तरह-तरह करके उपमाएँ दे करके उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। संविधान को छोटा बता करके मनुस्मृति की चर्चा हो रही है। तो आज मैं इसी बात को समझने के लिए कुछ हमारे विद्वान साथी हैं, समाज चिंतक हैं और मैं जो साथ में बैठे हैं इनका नाम शोभनाथ गजेटेड अफ़सर हैं ये। तो इनसे भी समझूँगा और हमारे साथ में बगल में मनोवैज्ञानिक हैं ये लोगों को उनको शिक्षा देते हैं। मानवर प्रभुनाथ सर, इनसे भी समझूँगा। सर, मैं आप समझना चाहता हूँ, समाज में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो क्या जो गरीब है, उसी के साथ जातिवाद होता है, जो अमीर है उसके साथ नहीं होता है? जातिवाद तो इधर देखो, कैमरा में देखो। जातिवाद गरीब और अमीर सबके साथ हो रहा है और इन सब के लिए जिम्मेदार हमारा समाज ही है। हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, खुद जिम्मेदार हैं। बाबा साहब का दर्शन है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे इस एससी, एसटी, कोई ओबीसी उदाहरण है कि गरीब के साथ होता है, अमीर के साथ नहीं होता है? अमीरों के साथ होता है, कोई गरीबों के साथ नहीं होता है। कोई उदाहरण? उदाहरण क्या, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इतना खुल के नहीं बता सकता, लेकिन जो बात से बाबा साहब ने दर्शन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो। अरे जगजीवन राम से कोई हाँ, गरीब था जो जग्गीवन राम से बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं जीतन है। राम मांझी हाँ, मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी भी इसके शिकार हुए हैं, जगजीवन राम हुए हैं, यहाँ तक कि आज की डेट में अखिलेश यादव हुए हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल इधर आपको कैमरा में देखिए, बोलिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं मिलता है कि अखिलेश यादव अपने को छत्री समझते थे और उनका समाज आज भी मूंछों पर ताव देके छत्री मानता है। लेकिन उसी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री की पद से हटते ही उनकी कुर्सी धुलाई गई और आज भी अभी बहुत ही जल्द एक आपने देखा होगा कि उनके ही समाज के आदमी को जो कथा कह रहा था, उसको माने महिला के मूत्र से जो है उसको वो दूषित या शुद्ध किया गया, जो भी कह सकते हो। इसके बाद भी ये समाज नहीं जाग रहा है और सबसे बड़ा गुलामी का कारण ओबीसी समाज ही है, जो कि दलित तो जाग चुका है, लेकिन ये समाज जिस दिन जाग गया, उस दिन ये चौथी बैसाखी इसकी तो खत्म हो सर जाएगी। जाग गया है तो जगाने का भी तो काम करे, दलित हाँ, समाज जाग गया है, हाँ। तो ओबीसी को जगाए, तो क्या जगने से सारा काम हो जाए? अपने देखिए, समाज को तो भाई को तो जगाना आपने चाहिए ना? एक सवाल किया, इसमें दलित समाज में भी कई तरह के लोग पनपे हैं, जो शिक्षित हो गए, कुछ तो कुटिल अपने विचारों वाले हैं, जो अपने छोटे-छोटे एक लाखों संगठन खड़ा कर लिए, पार्टियाँ खड़ा कर लिए और उनको ये नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। उनको आरएसएस या दूसरे संगठन उनको पैसे से उनको खड़ा करवा रहे हैं, ताकि ये जो है जब से बीएसपी का उदय हुआ, बीएसपी भारत में तीसरे नंबर की पार्टी आई, ये घबरा गए और इन्होंने बोला कि सोचा कि अगर ऐसे ही रहा, एक दिन इनका शासन आ जाएगा किसी न किसी रूप में। इसीलिए इन्होंने 1 डेढ़ लाख संगठन पैसे देके बनवा दिए और उसका कारण है कि आज हर दलित को पीड़ा झेलनी पड़ जी, रही है। और यही सवाल मैं प्रोफेसर साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसा वही आपसे भी है, क्या समाज में गरीब भी है, अमीर भी है? जो जातिवाद है, केवल गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ नहीं होता है? देखिए, इसमें 2 तरह से जातिवाद होता है। गरीब आदमी के साथ अन्याय, अत्याचार ज़्यादा होता है। जो बहुजन समाज में एक अपना पैमाना
पढ़ लिख करके, मेहनत करके एक अमीरी के दर्जे में जो लोग पहुँचे हुए हैं, उनके साथ दूसरे तरह का भेदभाव होता है। जैसे साथ में भोजन-पानी भी कर लेंगे, लेकिन जब उनको मौका लगेगा, तो जो जातिवाद वाला भेदभाव है ना, उसको करने से चूकते नहीं हैं। तो उसको कैसे करेंगे? उनको बढ़ने से रोका जाएगा कि इसकी आर्थिक स्थिति कहाँ से मजबूत हो रही है। उसकी आर्थिक स्थिति को कट कर देते हैं। जैसे अगर अच्छे पोस्ट में है, तो उस पोस्ट में किसी न किसी माध्यम से उसको फँसा करके उसकी पोस्ट को ख़त्म करेंगे और उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन गरीब आदमी के साथ फिज़िकल और वर्बल दोनों होता है। हाथापाई भी करते हैं और ज़ुबान से भी बोलते हैं, जैसे कत्ल भी कर देते हैं। अगर भेदभाव नहीं है तो कोई आदमी अपर कास्ट का कोई जिसकी मानसिकता खराब है, गरीब आदमी का कत्ल करता है। मज़दूरी करने गया व्यक्ति जब मज़दूरी माँगने जाता है उसका हाथ काट लेते हैं, उसकी गर्दन काट लेते हैं, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो कांशीराम यही इसीलिए बोलते थे कि जिस दिन हमारा एसपी होगा, डीएम होगा, सीएम होगा, पीएम होगा, तो जुर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा आदमी अगर एक बैठा भी है थाने में, तो उसको कार्य नहीं करने दिया जाता क्योंकि हायर पोस्ट जो है, एसपी है, सीएसपी है, डीएसपी है, वो तो डेटा दे दिया कि इसने अपराध किया है। लेकिन वो देखा जाता है कि कौन-सी जाति का व्यक्ति मारा है। तो इस लेवल का जुर्म और जातिवाद होता है। सर, मैं इसी पे एक सवाल है आपसे हाँ। है कि जैसे आप कह रहे हो कि मेरा एसपी, डीएम, पीएम, सीएम रहेगा, अत्याचार नहीं होगा। लेकिन एक उदाहरण है कि जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उस समय सिखों को नरसंहार किया गया था। देखिए, सिखों के नरसंहार के पीछे की जो घटना है, वो बड़ी ऐतिहासिक है और प्राचीन घटना है। प्राचीन घटना ऐसे है कि सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म था, क्योंकि आपने बात कर दिया कि जो नरसंहार हुआ, वो नरसंहार ऐसे ही नहीं हुआ है। उसके पीछे की घटना है। नहीं, मेरा ये सवाल था, आपने कहा कि अगर डीएम एसपी मुख्यमंत्री होगा, पीएम होगा, तो नहीं होगा। इस सवाल पे मैंने आपसे काउंटर सवाल किया कि राष्ट्रपति होते हुए ज्ञानी जैल सिंह के बाद सिखों के साथ नरसंहार हुआ, तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। भाई, जिस समाज का कत्ल करना हो, उस समाज के गद्दार आदमी को पकड़ के पद पोस्ट दे दीजिए और उसके माध्यम से आसानी से उस समाज का कत्लेआम किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, आदिवासी समुदाय से आई हैं, बहुत तकलीफ झेल करके वो इस मुकाम तक पहुँची हैं। एक सर मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एससी, एसटी के लोग हुँ, पहले अपनी जात छुपाते थे। हुँ, कहीं भी जाते थे तो उनकी जो अछूत जातियाँ थीं, हुँ, उनको एससी के नाम दिया गया, तो जात छुपा के जाती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस समय ओबीसी में चाहे नाई हो ठाकुर लिख रहा है हुँ। और विश्वकर्मा लोहार जिसको शर्मा है, वो शर्मा लिख रहे हैं और यादव सिंह लिख रहे हैं। तो इन के पीछे कारण क्या है कि अभी आपने इटावा में देखा उन्होंने जात छुपा करके कथा कर रहे थे, तो उनको पंडितों ने कहा कि भाई उनका सर मुड़ाया, बेइज्जती किया। तो इसके पीछे आपका क्या कारण है कि ये अछूत जातियाँ चलो छुपा रही है, चलो ठीक है, लेकिन बैकवर्ड क्यों अपनी जात छुपा रही बदल रही हैं? देखिए, ये जो घटना इटावा वाली हुई घटना, ये घटना जो हुई है। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप लोग एक विद्वान साथी हैं, समाज में उठते-बैठते हैं। मैं समाज को दिशा और बताने के लिए आप लोगों की बात करने के लिए आया हूँ कि आप लोग हमारे समाज को सही दिशा बताएँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के ओबीसी समाज वर्ग के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान मत खो। आपकी अपनी विरासत है, आपकी अपनी पहचान है और दूसरे की गठरी धोने पर आपका कत्लेआम होगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा। ये झूठा जो राज तिलक लगा रहे हो कि हम क्षत्रिय हो गए हैं, हम ब्राह्मण हो गए हैं, हम वैश्य हो गए हैं, तो आपके साथ जुर्म बढ़ेगा। आपके साथ कत्लेआम होगा क्योंकि आप अपनी पहचान छुपा रहे हो अपने ही लोगों के माध्यम से। तो मैं कुर्मियों को, काछियों को, लोहारों को, बढ़इयों लोग हैं, यादवों लोग हैं, जो भी ओबीसी समाज को बिलॉन्ग करते हैं, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, अपने पूर्वजों का इतिहास मत खो, वही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे ये कथा बाँचने से तुम विद्वान नहीं हो जाओगे। तुम्हारा कथा बाँचने से तुम्हें सम्मान नहीं मिल जाएगा। तुम पहले भी शूद्र थे, आज भी तुम्हें माना जा रहा है और कल भी माना सर, जाएगा। मेरा एक सवाल है सर, हाँ। अगर ओबीसी समाज के लिए हुँ, अगर ब्राह्मण वर्ग कथा
करना छोड़ दें और शादी-ब्याह कराना छोड़ दें और दाह संस्कार कराना जो संस्कार होते हैं, अगर छोड़ दें तो आखिर उनका कौन दाह संस्कार कराएगा, कौन शादी-ब्याह कराएगा, कौन शुभ घड़ी बताएगा, कब शादी करना है, तो कौन बताएगा? ये भी तो आप रुकावट पैदा कर रहे हो ना कि अगर ये सब छोड़ देंगे तो उनको बीच अधर में आप सलाह दे रहे हैं आप लोग। बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे हैं, पूरी ज़िंदगी समाज के उत्थान की बात की आप। चाहे वो पेरियार रहे हों, चाहे वो तथागत बुद्ध रहे हों, चाहे साहू महाराज रहे हों, चाहे आपके संत गुरु रविदास रहे हों, जबकि उस समय पर शिक्षा-दीक्षा बहुत कम थी। तो क्या समाज उनकी बात नहीं मानता था? माना और उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाया। जब हम अपनी मानसिकता में ये बना लेते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, अपने आप को मान लिया कि मैं मर रहा हूँ, मर जाऊँगा और मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है और मुझे कोई सहारा दे दे, तो मैं शायद बच जाऊँगा। सर मेरा उत्तर नहीं मिल पा रहा। हाँ। मेरा उत्तर था कि जब पहले लोग नहीं पढ़े थे, तो दूसरे गाँव में जाते थे, चिट्ठी पढ़ाने जाते थे। हुँ। तो मैं वो सवाल पूछा उनको नामकरण आता नहीं और सही वो कब शायद अच्छे दिन है, शुभ दिन है, शादी-ब्याह कैसे कराएँगे, दाह संस्कार कैसे कराएँ, उनको आता नहीं तो ब्राह्मण पर निर्भर है ना, तो उनका कैसे ये काम होगा? अब ये तो निर्भरता खत्म हो गई ना, ये तो प्राचीन टाइम की बात थी जब हमारे लोगों को पढ़ने-लिखने का मतलब नहीं समझ में आता था, वेद नहीं जानते थे, पुराण नहीं जानते थे, चाहे वो रामायण रहा हो। ये तो ब्राह्मणों का काम है ना, तो कैसे वो ब्राह्मण का काम कर लेंगे? नहीं, जब हमारे महापुरुषों ने कई ग्रंथ दिए हुए हैं और तौर-तरीका बताया हुआ है और विद्वान भी जब हमारे लोग बने हैं, उनका काम है कि समाज में कई लोगों को तैयार करें ताकि वो शादी है, ब्याह है, घर बन तैयार रहा करने में तो समय लगेगा ना सर। नहीं, समय तो किसी भी कार्य को करने के लिए समय तो लगता है, लेकिन बदलाव तो हुआ है। पहले 100% पुरोहित ही काम कराने आता था, लेकिन बीच में फिर बदलाव हुआ। अब भी अब आप देख लीजिए जैसे कुशवाहा समाज है। कुशवाहा समाज लगभग 25% पुरोहितों का बायकॉट किया है और वो बुद्ध धम्म से अपने बेटी-बेटों की शादियाँ कराता है। बहुजन समाज में चमारों के यहाँ भी कुर्मी और काछी समुदाय के लोग जो बुद्ध धम्म को मानने लगे हैं वो जाकर के शादी-ब्याह कराते हैं। चाहे वो तिलक का अवसर हो, चाहे लड़का पैदा हुआ हो, उस अवसर पर भी बुद्ध वाणी के माध्यम से, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से, संत गुरु रविदास की जो वाणी थी, उसको समाज में बता करके वो अवसर को संपन्न करा रहे सर हैं। मैं आपसे जानना जो जो कथा वाचना गए थे इटावा में, हुँ। संत राम और मुक्तमणि यादव जी, हाँ। अगर आपके यहाँ कथा करने आएँ तो आप नहीं बुलाएँगे उनको? देखिए, अगर कथा एक अलग मुद्दा है, उस कथा में जो है आप जब देखेंगे कि जब लड़की की शादी होती थी, एक कांड मैंने पकड़ा, मध्य प्रदेश में मऊगंज जिला है। सीधा सवाल है सर, हाँ। आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे उनको? हम क्यों बुलाएँगे? अगर हमारे ही समुदाय में विद्वान लोग हैं, विद्वान में कोई भी हो सकता है, वो फूफा हो सकता है, जीजा हो सकता है या बड़े-बुजुर्ग हो सकते हैं या कोई पढ़ा-लिखा विद्वान व्यक्ति है, मैं उसे बुला कर के तो कथा सुनेंगे? तो वो कथा नहीं, महापुरुषों के द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अंगीकार करने के लिए नई पीढ़ी तो को जो सिखाएँगे। कथा सुना रहे हैं उसको कथा सुनेंगे नहीं, वो सीधा सवाल में हमको बताइए ना, घुमा नहीं, के नहीं। बता रहे हो आप। नहीं, नहीं, कथा का कोई मतलब नहीं है। कथा में क्या है? कथा में वैमनस्यता है, ऊँच-नीच बताया गया वो है। तो प्रेम मोहब्बत के गुण बताते हैं वो सारे। नहीं, नहीं, उसमें देखिए कथा 2 तरह से होती है। जब वो शूद्रों के यहाँ जाएँगे, चमारों के यहाँ जाएँगे भंगियों के यहाँ जाएँगे, लोहारों के यहाँ जाएँगे, तो वो कथावाचक अलग होती है। जब वो ब्राह्मण यानी सेम नहीं सर कम्युनिटी मेरा हाँ, मेरा मेरा प्रश्न है उस पर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हाँ, हैं, मैं दर्शकों को समझाइए जी। कि जो ब्राह्मण का काम अगर हमारा ओबीसी कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? बिल्कुल गलत काम कर रहा है। क्यों? और ये क्या ब्राह्मण के अधिकार है वो कथा वाचे अगर हमारा बैकवर्ड है ओबीसी अगर कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? भई आपको महापुरुषों ने जो सिखाया है क्या सिखाया वो तो बताइए ना, खुल के बताइए ना। महापुरुषों ने ये सिखाया है कि हमारा समाज पिछड़ा है, दुःख में है, उसे पढ़ने का, बढ़ने का तकलीफ से जूझ रहा है, उसे हर रोज़ जीवन यापन करने के लिए रोटी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस तरह की शिक्षा देना है, ना कि धर्म-कर्म की। ठीक है सर, मैं यही सवाल मैं आपसे कह रहे हैं, घुमा दे रहे हैं सर। नहीं, आप नहीं, क अगर सत्यनारायण अगर कथा उनको सुनाना है, तो आप बुलाओगे कि नहीं मैं सीधा जवाब है? सीधा उत्तर है जी, उधर देखिए। कि हम जो है हुँ। वो आएँगे, हम उनकी कथा को बिल्कुल नहीं पसंद करते, ना तो हम सुनना चाहेंगे क्योंकि हम उस मान्यता क्यों को जात है यादव है इसलिए? नहीं, नहीं, हाँ, क्योंकि हम उस मान्यता को मानते ही नहीं मानता और मतलब? यही कथा की मान्यता को हम नहीं मानते, न हाँ। महत्व देते हैं, तो हम उस क्यों कथा नहीं को मानते? उसका कारण बताइएगा ना। क्योंकि जिस कथा में अंधविश्वास
जातिवाद छिपा हो हाँ। और ऊंच-नीच का भेदभाव छिपा हो, हम उस कथा को नहीं मानते क्या हैं। क्या चीज़ अगर वो सुनाएँगे आप सुनोगे? वो अगर हमारे ज्योतिराव फुले के बारे में बताएँगे, सावित्रीबाई फुले के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताएँगे, कबीर दास जी के बारे में, रविदास के बारे में बताएँगे और भी महापुरुष छत्रपति साहू जी, शिवाजी हैं और वो क्या नाम है, बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, उनके एक बारे में मिनट, हाँ, शिक्षित तो करेंगे। साथियों इनका कहना है कि अगर चाहे यादव जी हों, चाहे वो हाँ। संत राम हो, कोई भी कथा सुनाने आए तो हम कथा नहीं सुने। अगर वो अगर कथा भी सुनाना है तो मुलायम सिंह यादव हाँ, सुनाएँ हाँ, और ललाई सिंह यादव हाँ, सुनाएँ, हाँ, ज्योतिबा फुले हाँ। सुनाएँ, इनका कहना ये है। एक हाँ, बात पे मैं आपका इस बात पे क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि कथा करने का अधिकार संविधान ने दिया है, सबको बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार संविधान से मिला है। हुँ, इसलिए अगर ब्राह्मण समाज इस बात का विरोध करता है, हुँ, तो मैं इसके विरुद्ध हूँ, क्योंकि अगर वो कहता है कि आरक्षण जो है हमारा है, हम ही कथा कह सकते हैं, हुँ, कोई और नहीं कर सकता है, हुँ, तो हम इसके खिलाफ हैं, इसके हुँ, विरुद्ध हैं। हुँ, कारण कि अगर तुम आरक्षण के समर्थक हो, कि हुँ। मंदिर में तुम आरक्षण चाहते हो, कथा में आरक्षण चाहते हो, तो तुम कथा कहो तो केवल अपने ही माने उसमें कहो। मतलब ये है कि कथा कहने का अधिकार क्या आप इसको तुम मानते हैं कि केवल कथा ही कहो जैसे और नौकरी छोड़ दो, तुम व्यापार बिज़नेस छोड़ दो। हमारा तो यही मानना है कि सर तुम इन सब जैसे में जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं हाँ, कि यादव का काम है यादव का कथा सुनाए और पाल का काम है पालों में सुनाए, पटेल का काम है ये पटेलों में सुनाए। एक संविधान मिनट सवाल सुनिए ना, जी, पटेलों में सुनाए, हुँ, लेकिन ब्राह्मण का काम है सारे जातियों को कथा सुनाएंगे। तो ब्राह्मण एक तरह से आरक्षण माँग रहा है ना, हम उस आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान लागू हो चुका है, संविधान के हिसाब से कोई भी जाति का आदमी कथा कहने का अधिकार रखता है। तो जो यादव कथा सुनाने गए थे, हुँ, अगर आपके यहाँ आए तो कथा आप मना कर रहे हो कि नहीं सुनेंगे, नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं सुनेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है हाँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, दाड़ेगा, और संत गाडगे ने कहा कि अगर आपके पास थाली नहीं है तो हाथ में लेकर खाना खा लेना, हाँ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले भी, उन्होंने क्या कहते हैं शिक्षा के लिए गोबर, मिट्टी ये सब हुँ, खाया, लेकिन हुँ, स्कूल खोला बोला, बच्चों को पढ़ने के लिए। हुँ, लेकिन आज सरकारें जो है स्कूलें बंद कर रही हैं, बंद इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं? आपको पहले भी उत्तर दिया जा चुका है कि अगर आप शिक्षित हो जाएगा, आपका बेटा, आपका आने वाली संतान शिक्षित हो जाएगी, तो इस सरकार से जवाब माँगेगी, सरकार से रोज़ी-रोटी माँगेगी, अपने अधिकार माँगेगी। इसलिए उस अधिकार को बंद करने के लिए सरकार ने जगह-जगह दारू के ठेके खुलवाना शुरू किया है, ताकि उसी दारू में उलझे रहें, उसी कांवड़ में उलझे रहें, उसी जागरण में उलझे रहें और ओबीसी समाज इसका शत-प्रतिशत पालन कर रहा है। तो क्या पालन कर रहा है तो वो उसका विकास नहीं हो रहा है? उसका विकास उस हिसाब से नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर उनका विकास रुका पड़ा है। आप देखिए नौकरियों में, बिज़नेस में या किसी भी जगह उनको देखिए कि ओबीसी हुँ, समाज की भागीदारी हुँ। मुश्किल से 10% भी नहीं है, सर 10% भी नहीं है। सर अभी एक वीडियो मैं देखा हूँ, तो वो आदमी एक गाना गा रहा है हुँ, कि काँवड़ को लेने मत जाना, हुँ, ज्ञान का दीपक दीपक जलाना, जलाना, हाँ, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। हाँ। कैसे देखते हैं इसको? ये चीज़ अनुचित है। ये एफआईआर नहीं होना चाहिए। अगर कोई समाज को बता रहा है काँवड़ को लेने मत जाना, हुँ, ज्ञान का दीपक जलाना, हुँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तो बच्चों को क्या शिक्षा दे किसी रहा की है। भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है इसमें? बहुत नहीं, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँच रही है। इसमें ओबीसी समाज को या किसी भी समाज को अगर ये करने से रोका जा रहा है तो ये उसके नहीं, अधिकारों का मेरा हनन ये है। सवाल है हाँ, कि अगर ठेस पहुँच भी रहा है, हाँ, लेकिन ज्ञान की बात तो कर रहा है ना, ज्ञान की तो बात। क्या कहते हैं, हम नहीं, नहीं, किसी ठेका थोड़ी है ये ज्ञान तो को, उनका उसका आशा में ठेस पहुँच रहा नहीं है तो। उसका बहाना लेके जो है, हाँ, ये इनके शिक्षित होने के अधिकार को हुँ, ये हनन कर रहे हैं। हुँ, हम इसके खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध हैं। अच्छा। इसकी सर हम घोर भर्त्सना करते हैं। सर मैं आपसे यही सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है। जैसा बाबा साहब, इनसे सवाल वही आपसे सवाल है कि सरकार आज जो शिक्षा स्कूलें हैं, उसको बंद कर रही है, जबकि मंदिरों को देख रहा हूँ संख्या बढ़ती जा रही है, दारू का ठेका खुलते जा रहे हैं। आप क्या समाज को आने वाले समय में बनाना चाहते हैं? देखिए, ये जो आज वर्तमान स्थिति है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आए हैं और जो भारत देश में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार-प्रसार करने के लिए हुँ, बहुत काम किया। हुँ, इसमें उस समय जो कांग्रेसी लोग थे, जोगिंदर नाथ मंडल का विरोध किया कि ताकि अंग्रेजी की शिक्षा भारत देश में ना हो पाए और इसमें गरीब, चूँकि इसलिए विरोध था कि गरीब आदमी ना पढ़ पाए, जो मजलूम आदमी है वो ना पढ़ पाए। इसलिए उस समय पर भी जोगिंदर नाथ मंडल का लॉर्ड मैकाले का विरोध होता था और आज भी हो रहा है। इसीलिए ये अमेंडमेंट करके जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत साइलेंटली
मतलब स्वीट पॉइज़निंग करके ये हत्या की जा रही है। अब एक इसमें बात ज़रूर जोड़ेंगे, फिर वो जो बात आई कि जो वो कावड़ उठाने मत जाना और शिक्षा का दीप जलाना, हाँ, हाँ। उस पर मैं इसके बाद बताऊँगा कि घटना का लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति की आई हुई है, इसमें मान लीजिए कि जैसे ये दिल्ली है, मतलब द्वारका सेक्टर है। यहाँ एक विद्यालय को कर दिया जाएगा और आस-पास के जो 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में स्कूल्स हैं, हुँ, जहाँ जहाँ बच्चे आसानी से पहुँच जाते थे, गरीबों के बच्चे, जहाँ हुँ, रोड नहीं है, मात्र स्कूल हुआ करती थी, हुँ, पानी पिंगल की सुविधाएँ थोड़ी-थोड़ी थी, उन सारी स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा और एक सीएम राइज़ स्कूल बनाया जाएगा या पीएम राइज़ स्कूल बनाया जाएगा और बाकी टीचर्स की क्या गारंटी है वो रहेंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा और उसमें ये कहा गया है कि ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के सराउंडिंग में बस जाएगी और उन बच्चों को कलेक्ट करेगी, लेगी, बस से छोड़ेगी, ठीक है? तो क्या ये संभव है? मॉडल के तौर पर अभी 100 स्कूल खत्म करके एक स्कूल बना रहे हैं, जिसका आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विरोध भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से तो ये जो घटना थी, अभी आपने जो बताया कावड़ और वो हुँ, शिक्षा का दीप जलाना, हुँ, इसका सीधा-सा हुँ, असर है जिस व्यक्ति पर एफआईआर हुआ, हुँ, भैया तुमने हिम्मत कैसे कर दिया शिक्षा हुँ, की जगाने की बात कैसे कर दिया? हुँ। तुमको तो दीनहीन, दुखी ही रहना है। तुमको अधिकार ही नहीं है कि अधिकार की बात करो। तुम अधिकार की बात करोगे, तुमको बिना कंडीशन के जेल भेजा जाएगा। तो ये शिक्षा को रोकने का काम है और बड़ी तेज गति से इसे रोका जा रहा है और किसी तरह से कोई माँ-बाप किसी तरह मज़दूरी करके, पैसे कमा करके बच्चों को अगर भेज भी रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस रखी गई है प्राइवेट संस्थानों में, अब सरकारी संस्थानों में भी हो रहा वही हालत। बच्चे कई अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं। जी, आज को जब जगाने जाते हैं, तो बहुत से पढ़े-लिखे लोग ये कहते हैं कि हमको मत जगाइए, हम पढ़े-पढ़ाए हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। क्या इसके पीछे आप देखते हैं? जब आदमी सो रहा हो गहरी निद्रा में, हुँ, चाहे वो भिखारी हो, चाहे राजा हो, हुँ, अगर उसको जगाओगे, हुँ, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, हुँ, वो आपको मारने भी दौड़ सकता है हुँ। और आपका विरोध कर नहीं, सकता वो है। जगे हुए लोग कह रहे हैं मैं बहुत जागू मैं जो बताने आया हूँ ना, हाँ, मैं सब नहीं, पका-पकाया हूँ, मुझे सब मालूम वो है। जागा हुआ भी पूरी तरह नहीं जागा है, वो अभी भी निद्रा में ही है। जी, अभी उसकी पूरी नींद नहीं खुलेगी। मेरा खाली एक ही समाज को संदेश है इधर कि देखिए। न्याय चाहिए तो सत्ता हासिल करो, सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संगठित होके आप लड़ाई करोगे और उसके बाद उसके लिए भी आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जब शिक्षित हो जाओगे तो आवाज़ उठाओगे, अपना हक माँग सकते हो। लेकिन सर हम एक चीज़ सवाल मेरा ये भी है, हुँ, आप कह रहे हैं शिक्षित, हुँ, क्या शिक्षा ही से मेन चीज़ है? लेकिन आज देख रहा हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बने हुए हैं, हुँ। लेकिन फिर भी अंधविश्वास पाखंड में जमे हुए हैं, तो आप शिक्षा कैसे आप कह रहे हो कि शिक्षा ही सब कुछ है? नहीं, शिक्षित व्यक्ति जो है आडंबर अपना नहीं करता? बहुत करते हैं आडंबर। फिर कैसे शिक्षा हर का कोई आप आडंबर माँ तो करता है। आप बता रहे हो शिक्षा ही हुँ, सब महान है। नहीं शिक्षित शिक्षा ही माने बाबा साहब ने मेरे जो सवाल कहा का है। उत्तर नहीं दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि पढ़े-लिखे जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, वो भी तो शिक्षित हैं। नहीं तो उनके जो सोशल उनका जो संगति का असर है, जो उनके सराउंडिंग जो होता है, उसी ठीक। के हिसाब से उनके ऊपर असर पड़ रहा है ठीक है और सर। कुछ नहीं। तो कैसे रही बातचीत? साथियों में आपसे ये जो चर्चा किया है, इसलिए किया कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, उसको समझने के लिए हमारे दोनों विद्वान साथी हैं, इनसे बातचीत किया और आपका जो सवाल था, वो सवाल सारे के सवाल इन सभी से लिया और उत्तर इन्होंने बखूबी दिया है और तार्किक उत्तर दिया है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और आपसे विशेष निवेदन है कि मेरा जो काम का फल है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यही आपसे मैं एक आर्थिक रूप में समझ लीजिए, सामाजिक रूप से आप हमारी मदद करें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। आप सभी से हमारी गुज़ारिश है कि बहुजन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यही लोग समाज के सच्चे प्रहरी हैं और इनका सहयोग करें। जी, धन्यवाद। आप भी तो सर। सबसे पहले तो बहुजन समय को चैनल को बहुत-बहुत बधाई और इस संक्रमण काल में, कठिन दौर में आप पत्रकार के रूप में सही लोगों तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको पूरे समाज की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है और आपको सैल्यूट है कि बहुजन समाज के काम को और अच्छे से आप बढ़ाएँ और सच बात कहने के लिए, बताने के लिए समाज तक ये सूचनाएँ समय पर आप देते रहें। इसके लिए मैं भारत देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके
तो आर्थिक रूप से मदद भी करें ताकि चैनल के काम को और बेहतर से बेहतर बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आप इस कारवां को निरंतर जारी रखें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।